हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है अपने जो हमारी क्लास 10th है उसके विज्ञान के चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो उसी कड़ी में आज हमारी ये तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसकी हमने 2 क्लास ऑलरेडी कर ली है। उस क्लास में अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। क्या है? अम्ल, क्षारक तथा लवण। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देना चाहता हूँ कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या होते हैं। अगर आप स्वाद की बात करते हैं तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा और क्षार का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल का खट्टा और क्षार का कैसा होता है आपके पास? कड़वा। अम्ल जलीय विलयन में H आयन देते हैं और क्षारक जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं इन 20 क्वेश्चनों के बारे में, पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। बताइए, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। सबसे पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए दुर्बल और प्रबल अम्ल की। दुर्बल और प्रबल अम्ल की। तो प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो आप जिनको जल में आयनित करते हैं और वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जो जितना ज़्यादा आयनित होंगे जल के अंदर, वो उतने ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होंगे। अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl जल में पूर्णतः वियोजित होता है H+ आयन और Cl- आयन में। तो HCl हमारा एक प्रबल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है? प्रबल। और अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें, CH3COOH, ये जल के अंदर पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता, इसलिए यह एक दुर्बल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है? दुर्बल। तो जो किसी भी अम्ल की प्रबलता और दुर्बलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वो जल के अंदर पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मतलब आयनों में टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा। तो अगर हम एसिटिक अम्ल को जल में डालते हैं या जलीय विलयन बनाते हैं तो जलीय विलयन में उसके आयनन की मात्रा कम होती है, इसलिए वो एक दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो सही आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर? कि पहला, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। गलत। यह कार्बनिक अम्ल है। गलत। यह कार्बनिक नहीं। ऑप्शन नंबर बी, इसके आयनन की मात्रा क्या होती है? कम। आयनन की मात्रा क्या होगी इसमें? कम। जितनी आयनन की मात्रा ज़्यादा होगी उतना ही वो अच्छा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, लेड बैटरियों में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है। जो अब बैटरी बनाई जाती है जिसकी, उसके लेड बैटरी होती है जिसका इलेक्ट्रोड किसका होता है? लेड का। तो उसमें हमें बताना है कि लेड में जो आप प्रयुक्त करते हैं द्रव को, लिक्विड किसके अंदर? बैटरी में। जैसे ही आपके ने बैटरी बनाई, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। और यहाँ पर 2 छड़ लगी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पर जो छड़ होगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और जो विद्युत इसके अंदर लिक्विड भरा है इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। तो हमें बताना है इसमें विद्युत अपघटन क्या होता है, किसके अंदर? लेड बैटरियों में। तो लेड जो बैटरी होती हैं उसके अंदर जो विद्युत अपघटन होता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम बैटरी बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
अम्लीय विलयन का पीएच मान है, देखिए ये आपको पता होना चाहिए। 3 तरह के हमारे पास, एक अम्लीय, एक क्षारीय, यहाँ डायग्राम दिखाया हुआ है वैसे, एक उदासीन। क्या? उदासीन। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। 0 से कितने तक? 14 तक। अगर पीएच स्केल का मान 7 से कम है, पीएच 7 से क्या है? कम, तो वो विलयन अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, और अगर 7 है तो वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। अगर इसमें भी बात की जाए कि सबसे अच्छा 0 से लेकर 7 से कम तक क्या होगा आपके पास? अम्लीय। 7 से कम है यहाँ पर, याद रखना। 7 वाला क्या होगा? उदासीन। और 7 यानी कि 6 तक मान लीजिए, और यहाँ पर 8 से 13 14 तक आपके पास क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, तो सबसे अच्छा अगर पूछा जाए 0 वाला सबसे अच्छा अम्लीय होगा, तो प्रबल अम्ल का पीएच मान कितना होगा? 0। और प्रबल क्षार का पीएच मान क्या होगा आपके पास? 14। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़िए। क्वेश्चन पूछा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो बताइए, अभी बताया कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखिए। 0 से 7 तक क्या होगा आपके पास? एसिडिक। 7 वाला न्यूट्रल। और आपके पास जो 7 से 14 तक होगा वो होगा आपके पास क्षारीय। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। जब HCl की अभिक्रिया NaOH से कराई जाती है तो प्राप्त NaCl का पीएच मान होगा। ये आपको बताना है कि HCl की अभिक्रिया, अगर आप HCl की अभिक्रिया कराएं NaOH से तो क्या मिलेगा आपको? NaCl मिलता है। देखिए NaCl प्लस H2O, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है बताइए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस अभिक्रिया का क्या नाम होता है, क्या बोलते हैं इस अभिक्रिया को। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो NaCl बना है हमारे पास, क्या बना है? NaCl। जो NaCl बना है वो NaCl एक लवण है। क्या है? लवण। और लवण का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन या लवण, उसका पीएच मान कितना होता है हमारे पास? 7। तो यहाँ पर जो NaCl बना है उसका पीएच मान कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। तो जो NaCl बना है उसका पीएच मान होगा हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक विलयन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला। बताइए, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का संभावित पीएच मान। देखिए लिटमस पेपर, लिटमस पेपर आपको पता होना चाहिए। जो अम्ल होते हैं, अम्ल, मैंने ट्रिक बताई थी आपको क्लास में कि अम्ल नीले को कैसा कर देते हैं? लाल। नीले को कैसा कर देते हैं? लाल। और क्षार, क्षार कैसा कर देते हैं नीले को, सॉरी लाल को नीला। लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला। और नीले को कर देते हैं लाल। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है एसिडिक सॉल्यूशन। ये नीले लिटमस को इसने बना दिया, यहाँ देखिए ये रहा नीले लिटमस को लाल, और यहाँ पर लाल को कैसा बना दिया? नीला। तो इसने बोला है यहाँ पर हमें कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल से नीला बन गया यानी कि क्षारीय। कैसा है वो? क्षारीय है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? क्या 0 हो सकता है क्षारीय का? नहीं हो सकता। 1 हो सकता है? नहीं। 7 हो सकता है? नहीं। तो कितना हो सकता है हमारे पास? 14। तो जो क्षारीय विलयन होगा उसका पीएच मान कितना होगा? 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। फिर क्वेश्चन आ गया पीएच मान पर। एक विलयन का पीएच मान 5 है। पीएच कितना है? 5। अगर पीएच का मान 7 से कम है
तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय। बताइए कौन सा होगा? तो pH 5 है तो विलयन कैसा होगा आपके पास? अम्लीय। कैसा होगा विलयन? अम्लीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन दवा अपच को ठीक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? आपने जो खाना खाया है उसका डाइजेशन नहीं हो पाया ठीक से, आपके अंदर एसिडिटी हो गई पेट के अंदर, तो कौन सी दवा यूज की जाएगी अपच को ठीक करने के लिए? बताइए। एंटीबायोटिक नहीं, बैक्टीरिया के लिए, एनाल्जेसिक नहीं, एंटीसेप्टिक नहीं, तो यहाँ पर जो आप यूज करेंगे किसके लिए? अपच को ठीक करने के लिए, वो कौन सी दवाई का यूज करते हैं? वो करते हैं आप एंट एसिड, जिसको आप हिंदी में प्रति अम्ल भी बोलते थे। क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। प्रति क्यों इंग्लिश में बोलते हैं? एंट और एसिड, अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड। तो एंट एसिड। तो एंट एसिड का प्रयोग पेट की एसिडिटी या अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, H2S विलयन का pH मान होगा। बताइए। H2S आ जाए, H2SO4 आ जाए, ये दोनों आपके पास अम्लीय विलयन होते हैं। कैसे विलयन होते हैं? अम्लीय। कैसे होते हैं? अम्लीय। और अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से ज़्यादा? तो अम्ल का pH मान सर 7 से कम होता है। तो इसका आपके पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, देखिए इसको हम शॉर्ट में पीओपी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? पीओपी। कैसे बनता था? CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और 3/2 H2O बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास जिप्सम होगा, जिप्सम का सूत्र होगा CaSO4 2H2O, और जो आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा उसका फॉर्मूला होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम भी आपको बता देता हूँ, क्या होता है? कैल्शियम। रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है, Ca कैल्शियम SO4 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और हाफ है तो हाफ के लिए हम यूज करते हैं हेमी, H2O है तो हाइड्रेट, हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, यहाँ पर दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O और पीओपी में कितना H2O? 2H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Na2CO3.10H2O का रासायनिक नाम है। पिछले वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था। Na2 ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी इसकी, रिमेंबर रखने की। इसमें पानी आ रहा है, और पानी कौन से सोडे में आप यूज करते हैं धुलने के लिए? जो कौन सा सोडा है जिसको धुलने के लिए यूज करते हैं, तो उसका नाम होता है हमारे पास धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा। तो आप धावन सोडा का प्रयोग करेंगे किसके लिए? सॉरी, Na2CO3 10H2O का नाम क्या होता है? धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा। इसका नाम क्या है आपके पास? धावन सोडा। तो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O.10H2O। पहचान करने की ट्रिक क्या है? धोने का सोडा है तो धोने में पानी यूज करेंगे, और पानी का सिंबल क्या होता है? H2O। तो कितने H2O ये भी आपको याद रखना है, 10 H2O है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। आपको बताना है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम होता है Ca, फास्फेट होता है PO3, CaPO3। अब देखते हैं, सॉरी CaPO4, कैल्शियम फास्फेट CaPO4, PO4। देखिए कैल्शियम पर क्या होता है? 2 प्लस होते हैं। कितने प्लस होते हैं कैल्शियम पर? 2 प्लस। और फास्फेट पर 3 माइनस, यानी कि इस पर 2 प्लस, इस पर 3 माइनस। तो क्या होता है प्रोसीजर? इसका इसके साथ आ जाता है Ca3, और PO4 के साथ क्या चले जाएगा? 2। Ca3 PO4 का होल ट्वाइस,
तो क्या आंसर आएगा इसका? CA3PO4 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको रिमेंबर रखना है फॉर्मूला कैल्शियम फास्फेट का, CA3PO4 का होल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। आपको बताना है जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपके, ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, बी में क्या है आपके पास 5, सी में 7 और डी में 1। तो जो आपका शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ना शुद्ध जल अम्लीय होता और ना ही क्या होता? क्षारीय। तो जो शुद्ध जल होगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा आपके पास? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। देखिए कुछ सूचक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, जिसका अम्लीय माध्यम में कुछ और रंग होगा, क्षारीय माध्यम में कुछ और रंग होगा। जैसे हम हल्दी की बात करते हैं, हल्दी एक नेचुरल सूचक होता है। हल्दी कैसा सूचक है? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक सूचक है, जिसको नेचुरल इंडिकेटर भी बोलते हैं। अगर आप हल्दी लेंगे और हल्दी को किसी अम्लीय विलयन में डाल देंगे, कौन से विलयन में? अम्लीय। हल्दी को अगर आप अम्लीय विलयन में डाल देंगे तो उसका हल्दी का जो कलर है वो पीला ही रहेगा। कैसा? पीला। कैसा हो जाएगा? पीला। और अगर हल्दी को क्षारीय माध्यम में डालेंगे, कैसे माध्यम में? क्षारीय। तो क्षारीय माध्यम में लाल भूरा, हल्दी का कलर कैसा होता है? लाल भूरा। कैसा होता है? लाल भूरा। तो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखिए डायग्राम में जो आपके पास अम्लीय माध्यम है, यहाँ देखिए उसमें हल्दी का कलर कैसा है? पीला। और जो क्षारीय माध्यम है उसमें हल्दी का कलर कैसा हो गया आपके पास? लाल भूरा, भूरा या भूरा लाल या फिर लाल भूरा। देख सकते हैं आप, ये डायग्राम है। तो इसमें पूछा है हमारे पास, हमें क्या पूछा है? क्षारक के साथ। तो क्षारक के साथ कैसा होगा? भूरा लाल। अगर अम्ल के साथ पूछता तो पीला, और क्षार के साथ पूछेगा तो कैसा हो गया? भूरा लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, फिनोप्थिलीन का अम्लीय माध्यम में रंग होता है। फिनोप्थिलीन भी आपके पास एक सूचक होता है, इसका रंग बताना है आपको कैसा होगा। तो इसमें फिर बता देता हूँ आपको। अभी हमने पढ़ा हल्दी, हल्दी का अम्लीय माध्यम में रंग होता है पीला, और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? लाल भूरा, लाल भूरा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? फिनोप्थिलीन की। किसकी? फिनोप्थिलीन की। तो फिनोप्थिलीन का अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं होता। कैसी होती है वो? रंगहीन। और क्षारीय माध्यम में कैसी होती है? गुलाबी। कैसी होती है? गुलाबी। तो यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि क्या दिखाया हुआ है, देखिए डायग्राम में, डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये आप देखिए अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन कैसा है? रंगहीन। और क्षारीय माध्यम में कैसा है? गुलाबी। क्षारीय माध्यम में कैसा? गुलाबी। तो इसका सही आंसर होगा, कहाँ पूछा है? ये पूछा है आपके पास अम्लीय माध्यम। किस में पूछा है? अम्लीय। तो अम्लीय माध्यम में कैसा होगा? रंगहीन। कैसा होगा आपके पास? रंगहीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। देखिए जल के अंदर दो प्रकार की कठोरता पाई जाएगी, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो जहाँ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा है, वो पूछा है स्थायी कठोरता। अगर आप जल की स्थायी कठोरता को दूर करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको धावन सोडा मिलाना होगा। क्या मिलाना होगा? धावन सोडा। तो धावन सोडा का प्रयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, धावन सोडा। क्या आंसर होगा? धावन सोडा। तो धावन सोडा का प्रयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है। तो जो कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH।
क्या होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही? बी ऑप्शन में देखिए मिस प्रिंट है, यहाँ पर छुप गया बी। यहाँ पर बी में लिखा है NaOH। NaOH तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? ये मैंने आपको क्लास में बताया था। यहाँ पर बेकिंग पाउडर दिखाया हुआ है, देखिए ये रहा आपके पास, जिसका आप उपयोग अगर आपको घर पर पनीर, छोले, ब्रेड इनको फुलाना है या बनाने हैं तो इसके लिए यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर का, इसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। खाने का सोडा देखा होगा, मम्मी जब छोले या राजमा या कुछ भी बनाएगी तो थोड़ा सोडा डाल देती है उसके अंदर, जिससे वो फूल जाते हैं। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने से आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। वो छिद्र इसी गैस के निकलने के कारण होते हैं। जिस गैस के बारे में यहाँ पूछा हुआ है उसी गैस के निकलने के कारण यहाँ पर क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं ब्रेड के अंदर। और वो गैस कौन सी होती है हमारे पास? वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखिए आप ऑप्शन नंबर बी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन। क्या दिया है? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, अपमार्जक प्रयुक्त होते हैं। बताइए अपमार्जक किस में प्रयुक्त होते हैं? ये मैंने आपको बताया था, डिटर्जेंट, इनको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट चैप्टर में पढ़ाया है। जो डिटर्जेंट होते हैं वो कपड़े के जो डिटर्जेंट होते हैं वो आपके कपड़े साफ करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। किस में प्रयुक्त किए जाते हैं? कपड़े साफ करने में या कपड़े धोने में हम किसका प्रयुक्त करते हैं? डिटर्जेंट का। यहाँ दिखाया हुआ है एक डिटर्जेंट, घड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनते हैं। सबसे पहले आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया पता होनी चाहिए। जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण प्लस जल। दो चीज़ें बनती हैं, लवण और जल। क्या केवल लवण? नहीं। केवल जल? नहीं। तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण और क्या बनते हैं? जल बनते हैं। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिना बुझे चूने का सूत्र होता है। बिना बुझे चूने का सूत्र होता है। देखिए अगर बिना बुझे चूने का सूत्र पूछे तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझे चूने का पूछे तो उसका होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पिछले वीडियो में बुझे चूने का पूछा गया था, यहाँ पर बिना बुझे चूने का पूछा गया है। तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो सही आंसर इसका क्या होगा आपके पास? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर, इसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 3 में धातु और अधातु, इसके क्वेश्चन देखेंगे हम धातु और अधातु के। अगर आपको इस चैप्टर में अभी भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, इन 20 क्वेश्चनों को करना है आपको चैप्टर नंबर 2 से, अम्ल क्षारक तथा लवण से। ठीक है, इसी तरह से आगे आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले एक और सीरीज आएगी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन कराए जाएंगे। कौन से क्वेश्चन कराए जाएंगे? लॉन्ग, जो 7 नंबर के होते हैं आपके क्वेश्चन वो कराए जाएंगे, जिससे कि आप 90 प्लस 80 90 प्लस के आसपास स्कोर कर पाएँ अपने 100 में से बोर्ड परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।